हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट एकेडमी गाइस। दिस इज शिवम सिंह राजपूत और आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ फिजिक्स के 1200 प्लस क्वेश्चंस इन हिंदी पार्ट 2, जो गाइस सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, स्टेट एग्जाम। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और वीडियोस को पूरा देखिए। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है अपने सामने आज का। तो गाइस मैंने 31 कल पढ़ा दिए थे और आज 32 से मैं शुरू करने वाला हूँ। पारे की दो बूंदों के संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। इसका कारण है द्रवों द्वारा। क्या होएगा फ्रेंड्स इसका कारण, आप बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, पारे की जो बूंद होती है वो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वो बनाती है वो क्या बनाती है, बहुत कम बनाती है। तो इसी कारण इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वो पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वो गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका क्या कारण है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो कारण सही उत्तर हो जाएगा अपना ए नहीं होएगा, बी भी नहीं होएगा। पढ़ के आप लोग देखते रहिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, ये मैं जो क्वेश्चन जितने भी ला रहा हूँ ये महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम की बुक में से है। तो इसलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को मत समझिएगा इम्पोर्टेंट नहीं है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसलिए फ्रेंड ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एधेशन और कोहेजन। कांच के साथ पारे के असंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक होता है। ठीक है। अब एधेशन और कोहेशन क्या होता है। तो कोहेशन जो है, कोहेशन फोर्स में क्या होता है, इसमें कोहेशन फोर्स में क्या होता है, इसमें जो सेम अपन लेंगे, क्या लेंगे, सेम पदार्थ, और उनके बीच में जो एटम, उनके पदार्थों के जो एटमों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसे कहेंगे संसंजन बल, कोहेशन फोर्स। और एडेशन में क्या था, दो अलग अलग पदार्थों के एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स एडेशन कहलाता है, एडेशन फोर्स। 34, क्रिकेट की घूमती प्रचक्रमान स्पिनिंग गेंद का वायु में इधर उधर उछाल दोलन निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किसके आधार पर करूंगा मैं स्पष्ट, बर्नौली प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक क्या करेगा। युवक का क्या होगा अगर उसके सामने से गुजरेगी, तो युवक उसकी तरफ गिरने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, इसलिए कहते हैं रेलगाड़ी आए तो उससे दूर हट जाओ। भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलता है, क्यों। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा हुआ है तो समझ गए होंगे। ये स्प्रिंग है, इसमें क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। वैसे ही फुटबॉल, उसके प्रत्यास्थ गुण रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ऊपर उछल जाता है। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बढ़ जाएगा। क्यों, धातु की प्लेट है इसलिए। ऑप्शन नंबर सी। 38, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा। तो 38 इसका है डी। पहले तो क्या होगा, कुछ घटेगा फिर बढ़ना प्रारंभ करेगा। एक जल में भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होएगा,
ऑप्शन नंबर सी, पूर्ववत बना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी झील में की बर्फ जमी सतह का ताप -15 डिग्री सेल्सियस हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल बर्फ के संपर्क की जल सतह का ताप क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है -15 डिग्री सेल्सियस। होएगा? -15 नहीं होएगा। इसका सही उत्तर है सी, नहीं ए। ठीक है फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आगे बढ़ते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्यों? गर्म खून होता है इसलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सही उत्तर होएगा, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक किया जाए? तो ऑप्शन नंबर सी, जल का आयतन 4 डिग्री तक कम होता है और तब बढ़ता है। निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? क्या है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक? तो भाई पारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता, क्यों? क्योंकि पायरेक्स क्या होता है? बताइए फ्रेंड्स, आप लोग। पायरेक्स, इसका सही रीजन होगा, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा बी। रेफ्रिजरेटर का प्रसिद्ध चित्र फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें कन्वेंशन करंट समुचित प्रवाह के सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, संवहन धारा जिसे कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर सी। निर्वातित इवैक्यूटेड विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब के तंतु के से कांच आवरण तक ऊष्मा संचारण किस प्रक्रिया से होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकिरण। क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही उत्तर? विकिरण। तो विकिरण के बारे में फ्रेंड्स मैं कुछ कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है विकिरण? इंग्लिश में कहते हैं रेडिएशन। इस विधि में ऊष्मा का संचारण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता एवं बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में होती है। एग्जाम्पल सुनिएगा। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा का आना। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश की वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल मैंने दिए। बादलों वाली रात तो देखी होगी, कितनी उमस रहती है, क्यों होता है? वो रेडिएशन के कारण, विकिरण के कारण। धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट अपरिष्कृत काला होगा। ठीक है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये किसके अनुसार है? किरचॉफ के नियम के यही कारण है कि काली और सफेद वस्तु को समान ताप तक गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः अंधेरे में काली वस्तु अधिक चमकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। किस निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन, तीनों ही लगेंगे। ठीक है, तीनों ही से उसकी ऊष्मा नष्ट होएगी, तीनों ही कारण होंगे। अब चालन, संवहन, विकिरण, तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको विकिरण तो बताया अभी।
संवहन नहीं बताया, चालन नहीं बताया। और वाष्पन जानते हैं आप लोग, वेपराइजेशन को कहते हैं। गर्म पानी को गर्म कीजिए, उसमें जो वाष्प निकलेगी उसे वाष्पन ही कहेंगे। अब चालन संवहन सुन लीजिए क्या होते हैं। पहले मैं चालन बता रहा हूँ, जिसे कंडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। इस विधि में ऊष्मा माध्यम के गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों की ओर संचालित होती है और माध्यम के प्रत्येक कण अपने अगले कण को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। ठोसों एवं पारों में ऊष्मा का संचरण केवल चालन विधि द्वारा ही होता है। ठीक है। अब संवहन। तरल के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर तथा ऊपर वाला ठंडा भाग नीचे आ जाते हैं। यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना, ये क्यों भरे जाते हैं? कन्वेंशन के कारण। ठीक है। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडे होने में लगना वाला समय क्या होगा? सीधा सा आंसर है फ्रेंड, 1 मिनट से कम। बी ठीक 1 मिनट। सी लगभग 1 मिनट। या डी 1 मिनट से अधिक। बताइए। ऊपर देखिए, 90 से 180 में 1 मिनट में ठंडी हो रही है, तो अब टेम्परेचर कम हो रहा है। 70 से 60 डिग्री वाला में कितने देर में होगी वो फ्रेंड्स? अब आपको मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ ये क्वेश्चन। 1 मिनट में चाय 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है ना? तो 70 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडे होने में लगने वाला समय 1 मिनट से अधिक होगा। डी। अब ऐसा क्यों होगा वो देखिए। ऐसा न्यूटन के शीतलन नियम, न्यूटन कूलिंग रूल के अनुसार है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने की दर उस वस्तु और ताप के अंतर के कारण होता है। विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट। किसी द्रव की वाष्पन दर द्रव के तापमान पर निर्भर करती है। बी चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है। सी द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। डी या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ उपयुक्त सभी पे निर्भर करती है। मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जो घड़े के छिद्र से जल बाहर आकर वाष्पित हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखों के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है, क्योंकि? तो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन। हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने को वाष्पन में वृद्धि कर देता है। आगे बढ़ते हैं। हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी, तापमान अधिक हो और वायु वह आर्द्र हो। ठीक है। तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है, क्योंकि ऊपर वाला जल तो देखिए फ्रेंड्स वाष्पित होता ही रहता है, तो वो ठंडा हो जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप
पर निर्भर नहीं होती, में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है, में वृद्धि के साथ कम हो जाती है, में वृद्धि के साथ घटती बढ़ती रहती है। बताइए। तो ऑप्शन है इसका बी, वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। ठीक है। आर्द्रमापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स। तो सी, आपेक्षित आर्द्रता। जल का क्वथनांक। कितने लोग फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 100 डिग्री देखते हैं, 100 डिग्री वाला ए ऑप्शन टिक कराएंगे, लेकिन ये सरासर गलत होगा। ठीक है, बी आएगा इसका आंसर। वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। तो फ्रेंड्स पहले पूरा, सदैव ही थोड़ी 100 डिग्री रहता है, तो पूरा क्वेश्चन पहले पढ़िएगा और फिर उसका सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? तो सूर्य। समुद्र से नहीं होगी, अंतरिक्ष से भी नहीं होगी, वायुमंडल से नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंग से इस प्रकार भिन्न है कि, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किंतु ध्वनि तरंग नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 की बुक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लिया गया है। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी, तो फ्रेंड्स इसमें सब, उसमें क्या है, सभी के टेबल दी हुई है, सभी और भी ज़्यादा दिए हुए हैं। ये तो यहाँ तो 4 ही है बस, इसमें से बताना है। तो इसका तो सही, सबसे लंबी तो होती है इंफ्रारेड की, कितनी होती है? और आपकी किताब में 12th की, उसमें पूरा टेबल दिया हुआ है, चाहे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ इंफ्रारेड की कितनी होती है? 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से कितनी होती है? -3 m। ये तो इंफ्रारेड की हो गई। अब फ्रेंड्स 2-3 इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताता हूँ। परम बैगनी की भी, जिसे इंग्लिश में यूवी रेस कहते हैं, 10⁻⁻8 m टू 10⁻⁻7 m। ठीक है। अब गामा रेस की भी देख लीजिए, 10⁻⁻14 m टू 10⁻⁻10 m। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स प्रकाश की किरणों के बारे में दिया हुआ है, तो मैं स्पीड ऑफ लाइट आपको बता देता हूँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन सभी को फ्रेंड्स अगर ज़्यादा जल्दी लग रहा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत किया कीजिए, और जब भी मैं पढ़ाऊँ तो एक पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठें, ताकि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर सकें। वैसे तो ये फ्रेंड्स ये पूरे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, सभी आप नोट कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं आयोनोस्फेयर। रात्रि में रेडियो रिसेप्शन से कुछ सुधार क्यों हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता। रेडार का प्रयोग
वायुयान जैसी वस्तुओं को पहचान व स्थिति निर्धारण करने हेतु करते हैं। बंद कमरे की खिड़की एक छोटा छिद्र कमरे के बाहर की वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका कारण रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य का? तो फ्रेंड्स ये कोरोना भाग दिखाई देता है, किरीट। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब आभासी होती है। ऑप्शन नंबर बी, आभासी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें एक चीज देख लीजिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा लेटरल इनवर्स होता है। अर्थात इस दर्पण के सामने खड़ा हुआ कोई व्यक्ति अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए तो पार्श्व उल्टा के कारण, लेटरल इनवर्स के कारण उसे प्रतिबिंब अपना बायां हाथ ऊपर उठाता दिखाई देता है। ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से आता दिखाई देगा, जस्ट डबल हो जाएगा उसका। कमरे की अगल बगल दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स? अनगिनत होगी। जब भी आप दो समतल दर्पण के बीच में अगर खड़े हैं तो आपको दिखने वाले प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे? उसमें अनंत होंगे। एक फॉर्मूला भी होता है निकालने का, n = 360/0 - 1। तो यहाँ पे आंसर आता है इन्फिनिटी। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण फ्रेंड्स। अवतल दर्पण इसका सही उत्तर है। दंत चिकित्सक का दर्पण कौन सा होता है? जो डेंटिस्ट होते हैं उनका जो मिरर कौन सा यूज करते हैं वो? ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण लगा होता है। तो यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है। इसलिए फ्रेंड्स इस जूमिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जूम करके अपन को दिखाता है कोई भी चीज़, इसलिए डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं दांतों में कैविटी देखने के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, परावर्तक दूरबीनों में, सर्च लाइट में, मोटर हेडलाइट में आदि के जांच के लिए होते हैं। ठीक है। 73 क्वेश्चन, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण यूज करते हैं? गाड़ियों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए बी, उत्तल दर्पण लगा होता है। 74 कार की हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा? पैराबोलिक मिरर अपन यूज करेंगे कारों के हेडलाइट्स के लिए, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट लाइन में अपन को फोकस मारता है और सामने वाले दिखते हैं अपन को। आगे बढ़ते हैं। जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग। तो फ्रेंड्स इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग जल की सतह की ओर मुड़ा प्रतीत होता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है। सूर्य उदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये सब किसके कारण होते हैं? रिफ्रैक्शन के कारण। यहाँ मतलब कहने का ये मतलब है अपवर्तन के कारण ये घटनाएं होती हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सुपर फास्ट एकेडमी गाइस। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके वो हमारे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चल जाए और आप लोग देख सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।